हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे पेपर 1 का मेंस के। आपको पता है मेंस में 6 पेपर होते हैं, 6 दिन। शुरू का जो पहला पेपर होता है पेपर 1, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, पार्ट बी में भूगोल वाला पोर्शन आता है। ठीक है, और आपको पता है हर एक पेपर में यूनिट डिवाइडेड है, आपकी 5-5 यूनिट है। हर यूनिट से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो पहली बार अभी स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी की जर्नी अपनी। ठीक है, उनके लिए भी है जो मेंस आपके प्री लिख चुके हैं 1-2 बार और उनका सिलेक्शन हो गया है, मेंस लिखने वाले हैं, या जिनका प्री नहीं निकला है ना, उनके लिए भी जरूरी है जो अभी 2023 का मेंस लिखने वाले हैं। तो ये आपको लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना है और समझना है कि कैसे हमें छोटी छोटी चीजें लिंक करनी है, कैसे इस पेपर को समझना है और कैसे अपनी तैयारी बढ़ानी है। मैं ये भी बताऊंगी कि आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम बुक्स बताइए, मेंस के लिए बुक लिस्ट आपने नहीं बताई है, बस प्रीलिम्स के लिए बताई है। तो हम मेंस की बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया 2 पेपर होंगे, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए वाला जो है हिस्ट्री वाला आपका पोर्शन है और ये 3 यूनिट हो गए और ये यहाँ पे 2 यूनिट हो गए। ठीक है, 5 यूनिट हैं हर पेपर में, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में। 5 यूनिट में से भी आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो आपके 3 नंबर वाले 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से आने हैं, 15। हर यूनिट से 3-3 डिवाइडेड है, तो हर एक यूनिट से आपके 3 नंबर के भी आने हैं। फिर 2-2 नंबर आपके 50 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है 200 वर्ड्स का आना ही आना है। तो दिमाग में ये आपको बहुत अच्छे से बैठा लेना है कि हर एक यूनिट बराबर में इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। 2020 के पहले क्या था, कुछ टॉपिक जो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बहुत कम पूछे जाते थे, तो लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे। जो टॉपिक बार बार आए हैं उनको ज्यादा पढ़ के जाते थे। अब आपके 2020 के बाद क्या हुआ है कि आपको हर एक यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर एक यूनिट छोटी हो चाहे बड़ी, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्ट्रैटेजी 2019 की अलग रहती थी, अब 2020 के बाद की अलग हो गई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, आप भूगोल वाले एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आपके जो बाद के 2 यूनिट हैं, बाद के 2 यूनिट कौन से, 4 और 5। ये दोनों यूनिट, एक आप देखेंगे जल एवं आपदा प्रबंधन, ये जो आपका वाटर और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखेंगे यहाँ फिक्स है कि यहाँ से आपको 30 नंबर आने ही आने हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके अलावा ये जो आधुनिक तकनीक है, आपने देखा 3 पॉइंट है, एक तो सुदूर संवेदन है ना, रिमोट सेंसिंग है, एक है आपका जीआईएस और आपका एक है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। ये 3 है। उसके अलावा सुदूर संवेदन में आपको चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, मतलब सैटेलाइट वगैरह भी इसमें पूछ सकता है, स्पेक्ट्रम पूछ सकता है इसमें, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये आपके गिनती के टॉपिक हैं, यहां से भी आपको आएगा 30 नंबर का। तो अब ये फायदा क्या हो गया है कि आपको फोकस करना है। अभी जब शुरुआत करेंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं आप मेंस का, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि आपको एनसीईआरटी से शुरू करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर हम बात करें, हमारे पास 3 टाइप के लोग होंगे। ठीक है, 3 टाइप के बच्चे होंगे जिनका अभी जो गोल है, अभी उनके पास टाइम है, वो अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह में है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एनसीईआरटी से शुरू करें। एनसीईआरटी भी आपको कैसे पढ़ना है, आपको सिलेबस लेना है और देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको उस हिसाब से अपनी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है।
आप उसको इतने अच्छे से कंप्लीट करें, मतलब आपके पास जैसे 2-3 साल है तो आप उसको 1-2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ें। एक बार में आपको चीजें जो नहीं समझ में आएंगी, आप जब दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ और क्लिक होगा, है ना। साथ ही साथ आप YouTube के बहुत सारे आपको बहुत अच्छे जो व्यूज हैं अलग अलग टीचर्स के वो मिल जाएंगे, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी और वीडियोस जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, अगर ये लॉन्ग टर्म वाले जो हैं, ठीक है, जिनके पास अभी ठीक ठाक टाइम है, 1-2 साल से ज्यादा टाइम है, ठीक है, ये है अभी जो 1 साल के अंदर देने वाले हैं ना, मतलब 1 साल के अंदर जैसे कि 2024 का दे रहे हैं या अगले साल देने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं ये बात कर रही हूँ 2024 की, 2024 देने वाले हैं, ठीक है। और एक ऐसे हुए जो 2000 मतलब जो कंटिन्यू कर रहे हैं, 2023 दे चुके हैं, अभी 2024 टारगेट कर रहे हैं। तो जो पुराने हैं लेकिन उन्होंने मेंस अभी नहीं लिखा है, मेंस नहीं लिखा है क्योंकि प्री ही नहीं निकल पाया, ठीक है। तो मेंस अभी नहीं लिखा है, या मेंस भी लिखा है लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो उनके लिए भी ये जरूरी हो जाएगा समझना कि हमें कैसे छोटी छोटी चीजें समझनी है। लॉन्ग टर्म वाले तो एनसीईआरटी से शुरू करें, प्लस उनको यूट्यूब के टीचर को फॉलो कर लेना है ना। ये भी नहीं है कि आप किसी एक टीचर को फॉलो करें या किसी एक ही पर्टिकुलर कोचिंग के वीडियोस देखें हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए बात करूं अनअकैडमी की, तो आप जरूरी नहीं है अनअकैडमी में ही आप पूरे के पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीजें करें, ठीक है। आप टीचर पे फोकस करें, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमें उससे पढ़ना है, ना कि हमें कोचिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। टीचर पे आप फोकस करिए, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। आपको मेन गेन करना है नॉलेज, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि टीचर कौन है, तो जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है आप उसको फोकस करिए पढ़ने में, ठीक है। जो 2024 का दे रहे हैं अभी पेपर, एक तो मैंने बताया आप कैसे अपना रूटीन बना सकते हैं, रणनीति क्या रहेगी, टाइम टेबल क्या रहेगा, ठीक है। तो हम टाइम टेबल डिस्कस कर चुके हैं। अब इनको क्या करना है, इनको प्रीलिम्स भी करना है, साथ ही साथ मेंस भी करना है, ठीक है। तो आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप उनको लेके चलेंगे। कॉमन सब्जेक्ट आपके जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, ये सारे जो हैं आपके कॉमन सब्जेक्ट, आप वो लेके चलेंगे दोनों में। और हम देखेंगे कि कैसे आपको जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनमें से भी आप मेंस जब फोकस होके पढ़ेंगे तो आपको किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और जो इसमें आपका प्रीलिम्स दे चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ये प्रीलिम्स दे चुके हैं लेकिन मेंस नहीं लिखा है, या फिर मेंस लिख चुके हैं, तो उन्हें भी ध्यान देना है कि हमें कैसे अपनी रणनीति चेंज करनी है, क्योंकि इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, ठीक है। तो ये हम चीजें डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी हर एक यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। अब इस पे फोकस करना ही नहीं है कि हमें मतलब हिस्ट्री वाले पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है कि ज्योग्राफी में देना है। हर एक यूनिट आपकी 30 नंबर की है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे छोटी वाली यूनिट से करेंगे। यहाँ पे आपके 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक में भी आप देखिए डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपने देखा सिलेबस में देखा 3 टॉपिक, तो सबसे पहले आप छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनसे चालू करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट करते हैं तो। और एक चीज याद रखिएगा कि आप जो है ज्योग्राफी में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, 2 पेपर हैं आपके, ठीक है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल। ये आपका 150 नंबर का है और ये आपका 150 नंबर का है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी पे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री के बजाय। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए, उसका सिलेबस इतना बड़ा रहता है और उससे इतने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका, जैसे आप बात करिए 3 मार्कर की, तो ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है, कोई भी शब्द उठा के क्या कर सकता है, वो कोई भी शब्द उठा के वो 3 मार्कर में पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए उसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इस पे आप मतलब कमांड इतनी अच्छी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपैरेटिवली आप अपना ज्योग्राफी, भूगोल वाला सेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे? इसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका फैक्ट, किलिमंजारो कहाँ है, सैन जुआन नदी कौन से देश से होकर बहती है ना, चिनाब नदी की सहायक नदियां बताइए। तो ये जो आपके फैक्ट हैं जो आप प्रीलिम्स में भी कर रहे हैं, सीधे सीधे आपको 3 नंबर दिलाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर दिलाएंगे सीधे सीधे। तो और उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ पे आप कितना अच्छा भी 3 मार्कर लिखिए, आपको 2-2.5 नंबर मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक फैक्ट लिखना है, उस फैक्ट, क्योंकि फैक्चुअल है, उस बेसिस पे आपको पूरे 3 के 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर भी कम कटने के चांसेस है, तो इसमें स्कोर क्या किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। तो आप इसका स्कोर कर सकते हैं 100+ आराम से, ठीक है, इसका स्कोर 100+ कर सकते हैं। उसमें भी आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, देखिए मैंने अभी बताया स्ट्रैटेजी के लिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है उस पोर्शन पे जो आपका है यूनिट 4 और यूनिट 5। ये दोनों पोर्शन जो है भूगोल के, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, भूगोल की। भूगोल की जो आपकी ये दोनों यूनिट है ये छोटी है कंपैरेटिवली, लेकिन नंबर दोनों के 30 ही 30 हैं, तो यहाँ पे 60 नंबर तो यही देके चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि 2021 का 3 मार्का का क्या क्वेश्चन है, जलीय चक्र। अच्छा, जब आप पहले देख लीजिए कि यहाँ पे है क्या क्या, ठीक है, सिलेबस भी क्योंकि साथ लेके चलना है, सिलेबस नहीं समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि ये क्यों पूछा हुआ है। सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। सिलेबस में है आपको पेयजल, यहाँ पे वाटर के बारे में बताना है, उसकी आपूर्ति, अशुद्धता के कारण, मतलब अगर उसमें इम्प्यूरिटी वगैरह आ रही है, गुणवत्ता प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फिर जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट करना है, भूजल, जल संग्रहण। आप देखेंगे तीनों में ये जो है जल से रिलेटेड चीजें आ गई, और यहाँ पे टॉपिक भी है जल और आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो एक इसमें टॉपिक आपका पूरा का पूरा इन तीनों को इंक्लूड करें तो ये तो हो गया जल से संबंधित। वाटर मैनेजमेंट करना है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, अशुद्धि बताना है, जैसे आर्सेनिक पूछा गया था, आर्सेनिक अशुद्धि पूछी गई थी वाटर में, ठीक है। गुणवत्ता प्रबंधन कैसे करेंगे, तो ये कुल मिला के भूमिगत आपका जो ग्राउंड वाटर है उसके बारे में पूछा गया। तो आपको क्या करना है, 3 चीजें जो हैं वाटर से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप पूरी चीजें कवर कर लोगे। तो देखिए यहां से आपका आराम से कवर हो गया हाफ क्या बचा, हाफ बचा आपदाएं, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है। तो ये दोनों जो आपके टॉपिक हैं वो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे मेनली आपके 2 टॉपिक हैं, बड़े बड़े अगर देखा जाए तो बड़े बड़े 2 टॉपिक है, एक तो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 2021 का है, जैसे 3 मार्कर है जलीय चक्र, आपको हाइड्रोलॉजिक साइकिल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जल का आ गया, फिर जल संसाधन प्रबंधन, यहाँ पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा भी आपका जल का आ गया, ठीक है। फिर तीसरा है भूकंप 1950 के बाद, 2 बड़े भूकंप का हमें स्थान बताना है, राज्य बताना है और वर्ष बताना है ना। अर्थक्वेक 2050 के बाद कहाँ आया, वो भी पेनिनसुलर इंडिया का बताना था हमें, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ कहाँ आए, 2 और हमें सिर्फ नाम बताने थे। आप ये 3 फैक्ट लिखेंगे और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पे आप बढ़िया डायग्राम वगैरह बता देंगे, बना के बता देंगे जलीय चक्र, वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर जो है आपके किसके, यूनिट 4 के, भूगोल में आपका जो यूनिट 4 है जल और आपदा प्रबंधन, वाटर एंड जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, दोनों का मैनेजमेंट। फिर 5 की बात करते हैं। अच्छा, इसमें पहले 20 में भी देख लेते हैं। 20 में क्या बोला, वर्षा जल संग्रहण, यहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो पूछा हुआ है, उसके हमें 3 गुण बताने थे, मेरिट्स बताने थे। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो वो भी आराम से पढ़ें, यहाँ पे हमें वर्षा जल संग्रहण नहीं बताना था, हमें उसके 3 गुण बताने थे, 3 मेरिट्स बताने थे, ठीक है। फिर वाइजाग गैस रिसाव जो आपका हुआ था, वाइजाग गैस लीक हुई थी, उसके बारे में बताना है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम पढ़ेंगे किसके लिए, आपदा के लिए, आपदा के लिए आप कुछ भी पढ़ें तो क्या फोकस करें कि यहाँ पे आपको करंट भी ध्यान में रखना है। जैसे वाइजाग गैस रिलीज तो वो पूछा हुआ था, उसके अलावा एम्फान आपका साइक्लोन, एम्फान चक्रवात के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, उसकी भौगोलिक टिप्पणी करनी है। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला आपको कि ये जो आपदा वाला सेक्शन है यहाँ से करंट भी पूछ सकता है ना। अब हम जाएंगे फिर से सिलेबस में। यहाँ पे आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं, विस्तार और मानचित्रण, पुनर्वास, ये जो आपका पूरा है, मतलब जो सेटलमेंट वगैरह हम करवाते हैं, रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, सारी चीजें ये आपके सेम वही टॉपिक हैं जो 2019 में थे, बस अलग अलग कर दिया है और ये भी बता दिया कि इसके आपको 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं।
अच्छा, जब साथ में आप जब ये टॉपिक देखेंगे तो उसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी देखते चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो आपको तैयार कैसे करना है, ठीक है। 3 मार्कर में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 मार्कर में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 5 मार्कर में देखिए, 5 मार्कर में पूछा है भौम जल प्रदूषण के मुख्य कारक, मतलब आपका जो ग्राउंड वाटर है उसके प्रदूषण के उसके पोल्यूशन के प्रमुख आपको फैक्टर्स बताने, है ना, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के। फिर यहाँ पे प्रौद्योगिकी आपदा के प्रमुख उदाहरण, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर हमें बताना है। तो सीधी बात है 2 टॉपिक है तो 5-5 में से दोनों से एक एक पूछ लिया। ऐसे ही जब आपका 200 वर्ड्स में होगा तो उसमें भी दोनों देगा और अथवा बीच में लगा देगा कि आप दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए। तो कितनी आसानी से आप 30 नंबर टारगेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। अब अगले 30 नंबर देखिए, अगले 30 नंबर में आता है आपका भूगोल की आधुनिक तकनीक, ठीक है। जैसे आपका सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग हो गया, GIS और GPS, ये दोनों हो गए, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसमें भी लिखा हुआ है इसके घटक बताने हैं, इसके उपयोग बताने हैं, ठीक है। इसमें संकल्पना क्या है, फिर उपयोग क्या है, सीधे सीधे इसका यूजेस क्या है, सारी चीजें आपको स्पेक्ट्रम के बारे में, घटक, उपग्रह के प्रकार। तो आपको देखेंगे कि क्वेश्चन में उपग्रह जो आपका सैटेलाइट है उसके टाइप्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है। और इसमें आपको मेनली कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 3 टॉपिक पढ़ने हैं डिटेल में, है ना। अब देखिए, जब यहां से आपने देख लिया इतना हमारा टॉपिक है, तो आप जाएंगे किसमें, आप जाएंगे फिर क्वेश्चन में कि भाई क्वेश्चन क्या पूछता है। तो ये आपका किसका है, 2021 का है। 2021 में क्या पूछा है, 2021 में पूछा है सुदूर संवेदन क्या है, सीधे सीधे पूछा है रिमोट सेंसिंग बताओ क्या है। दूसरा, GIS में वेक्टर डेटा क्या होता है, ठीक है, इसको परिभाषित करना है, डेफिनेशन देनी है। और GPS का हमें परिभाषा बताना है। तो तीनों से क्या किया, 3 मेन टॉपिक है, तीनों से हमने एक एक क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। तो 30 नंबर में भी आपको किसमें बांटना है, स्टार्टिंग जो 3 मार्कर है और उसमें भी आपके 3 टॉपिक है, तो तीनों से एक एक टॉपिक पूछ लिया, है ना। तो जब आप तैयार करेंगे तो देखेंगे कि 3 मार्कर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से फिर हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2020 की बात करें, 20 में पूछा हुआ है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, ये आपका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में पूछा है। यहाँ पे हमें उदाहरण सहित बताना है। तो यहाँ पे देखिए उपग्रह पूछा, मतलब ये आपका पहला जो सब यूनिट थी ना, पहली सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग वाली, वहां से पूछा। दूसरा GIS से पूछा। तीसरा फिर ये आपका क्विक बर्ड सैटेलाइट जो, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ से बटे हुए हैं यूनिट में भी। आपने जब देखा ना यहाँ पे यूनिट है, 5 यूनिट है, यूनिट में भी आपको फिर ये सब यूनिट मिलेंगी, सुदूर संवेदन, GIS और GPS, ठीक है। तो ये बटे हुए हैं तो और ज्यादा आसान हो गया कि आप उसको और अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिला के यहाँ पे जब हम ये दोनों मिला के आपके कितने हो रहे हैं, 60 नंबर हो रहे हैं, है ना। और आपने बहुत आसानी से 2 टॉपिक है, बड़े आराम से यूनिट 4 यूनिट 5 आपने कंप्लीट कर लिए और आपके 60 नंबर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पे बात करें 5 मार्कर की, 5 मार्कर में यहाँ पे पूछा हुआ है डिजिटल इमेज, अंकीय प्रतिबिंब। अब जैसे आप 5 मार्कर में देखेंगे डिजिटल इमेज के बारे में पूछा, इसके अलावा स्थानिक आंकड़े जो स्पेशियल डेटा है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए भी देखेंगे कि आपको पता चले क्वेश्चन आते कैसे हैं। आपने बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए, GIS क्या है, GIS के उपयोग क्या है, GPS क्या है, उसके उपयोग क्या है, फैक्टर्स क्या है, घटक क्या है, सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ गए और ये 5 मार्कर में है ना, बड़े क्वेश्चन है ये, तो फिर इनके बारे में आप नहीं जान पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 चीजें अपने साथ लेके रखनी है हमेशा, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में सिलेबस। आप जब भी कुछ भी पढ़ें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बगल में होना चाहिए और साथ ही साथ रटा होना चाहिए। इतना ज्यादा रटा होना चाहिए कि आपको पता हो कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको तो ऐसा है कि आप जो भी पढ़ेंगे आपको रहेगा याद कि सिलेबस से रिलेटेड है ना। तो मतलब सबके लिए बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस पूरा का पूरा याद करें, ठीक है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी याद करें जिससे आपको पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब भी पढ़े उससे रिलेटेड तो आप सारी चीजें करते हुए चले, ठीक है। सैटेलाइट आपने देखा डिटेल में आता है, जैसे सन सिंक्रोनस पूछा, उदाहरण पूछा, तो आप सैटेलाइट भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 यहाँ पे आपके जो हैं, 2 सीधे सीधे जो आपके यूनिट हैं
वो कवर हो जाती हैं। ये यूनिट हो गई और ये यूनिट हो गई, ठीक है। फिर बात करें किसकी, ये आपके फिर भूगोल में 3 यूनिट है आपकी अलग अलग, मध्य प्रदेश का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये 3 यूनिट है। इन तीनों यूनिट्स को भी हमें बांट लेना। हमें पता है 30 नंबर इसके भी हैं, 30 इसके हैं, 30 इसके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश वाले में फोकस करिए, उन दोनों को कवर किया आपने, फिर मध्य प्रदेश पे फोकस करिए। मध्य प्रदेश पे आप देखेंगे पहले तो सबसे पहले नर्मदा घाटी और मालवा पठार, इनके बारे में क्वेश्चन आए हैं। 5 नंबर में कैसे आए हैं, 3 नंबर में कैसे आए, आप इसको कंफर्म करेंगे। फिर वनस्पति जलवायु, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आपको प्रीलिम्स में आपने पढ़ी होंगी, तो इसलिए भी वो ज्यादा आसान हो जाता है। फिर आपने पढ़ा मिट्टी, रासायनिक, मिट्टी के भौतिक रासायनिक जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, ह्रास, मतलब जितनी भी सॉइल वाली आपकी प्रॉब्लम्स है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, बनता कैसे है, सारी चीजें है ना, तो यहाँ पे आपका सॉइल आ गया। फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और राज्य की जनजातियां। आप देखेंगे कि राज्य की जनजातियों वाले सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जनजातियां आप पढ़ेंगे किसमें, डिटेल में आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इतिहास वाले सेक्शन में भी पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएंगे, है ना। तो एक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उद्योग वाला क्वेश्चन भी आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वन और खनिज आधारित भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर खनिज और ऊर्जा में भी प्रकार, वितरण, उपयोग, तो आप ये आपने देख लिया सिलेबस। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन आ कैसे रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। ये याद रखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन विश्व भूगोल में जो ये है ना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, दोनों में सेम है ना, दोनों में आप देखेंगे सेम है। पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, मतलब आपको माउंटेन्स पढ़ना है, प्लेट्यू पढ़ना है, मैदान प्लेन्स पढ़ना है, रिवर्स पढ़नी है, फिर झीलें लेक्स पढ़ना है, हिमनद ग्लेशियर्स पढ़ने हैं, और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आप सीधे सीधे अगर फैक्ट रटने जाएंगे तो सिर्फ इतने के ही रटेंगे। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हैं इतने से ही आए हैं, सिलेबस में जितना दिया है बस उतने से ही आएगा। और ये जो है ये आपका 3 नंबर है, 3 नंबर इन, और ये 3 नंबर, मतलब 6 नंबर आप यहाँ के ऐड कर लीजिए। यहाँ से आप 20 में भी देखेंगे, 21 में भी देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है फैक्ट वाला, जैसे जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है किलिमंजारो, यहाँ शायद मैंने लिखा है, ठीक है। एक तो जैसे आपका डिवाइड हो गया फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब प्लेट टेक्टोनिक वगैरह सारी चीजें कैसे बनी, ज्वालामुखी कैसे आता है, तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन यहाँ पे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात। अच्छा आप इसमें देखेंगे इसमें भी 3 ही यूनिट है, सब यूनिट जो है 3 सब यूनिट में डिवाइडेड है। तो सीधी बात है एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, 3 मार्कर में, है ना। इसमें तो फिर भी आपके 6 सब यूनिट है। विश्व भूगोल में तो 3 सब यूनिट है, मतलब इसमें भी फिर आपका डिवाइडेड है कि 3 नंबर यहाँ के आपके पक्के, 3 यहाँ के पक्के और 3 इस वाले के पक्के, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन जैसे आया है माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है, 3 नंबर आपके यहाँ पे, आपको सिर्फ महाद्वीप का नाम बताना है, ठीक है। ऐसे ही सैन जुआन नदी, ये आपका 2021 का है, ठीक है, और ये 2020 का, किस देश से होकर बहती है, तो आपको देश का नाम बताना है, और 3 नंबर हो गए। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको मैप से, जो आपका मैप है वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में भी आप सारी चीजें याद करते हैं, पर्वत, पठार, नदियां, सारी चीजें कौन कहाँ पे है, क्योंकि वहां से आता है। सेम चीज आपको मेंस में काम आ जाएगी, क्योंकि आपको सेम वही चीज लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन भी माउंट किलिमंजारो, सैन जुआन, ये पूछा हुआ है। और ये चीज आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, सेम के सेम ये जो आपके पॉइंट है ये इंडिया में भी होते हैं कॉपी। तो इंडिया में आप देखेंगे जैसे 2021 में पूछा बराक नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है, यहाँ आपके मैंने बताया 3 नंबर कंफर्म। फिर 2020 में क्या पूछा, चिनाब नदी की 3 सहायक नदियां बताइए, ठीक है। इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि आप जितनी भी मैप से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, मैप में भी क्या क्या पढ़ना है, पर्वत, माउंटेन्स, पठार, प्लेट्यू, नदियां, रिवर्स, झीलें, लेक्स और हिमनद, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और यहाँ से आपका एक 3 नंबर इंडिया वाला हो जाएगा, एक 3 नंबर वर्ल्ड वाला हो जाएगा।
और मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए भी समझा रही हूँ जिससे आप पूरा सिलेबस तोड़ तोड़ कर पढ़ें कि आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर आप नेक्स्ट चालू करें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात। इनमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर में, एक आ जाएगा आपका 5 मार्कर में, है ना। 5 मार्कर में इन तीनों में से सीधी बात है कोई 2 पूछ ही लेगा। फिर इसके बाद ये जो इन तीनों में से कोई जो एक क्वेश्चन बड़े बन सकते हैं वो पूछे जाएंगे आपके 11 मार्कर में। ठीक है, 200 वर्ड्स के लिए। तो आपको हर एक टॉपिक, जो ये टॉपिक है यूनिट 1, एक यूनिट 1 हो गया, यूनिट के भी आपके सब यूनिट है 1 2 3, तो हर एक सब यूनिट को भी डिवाइड करके छोटे से छोटा टॉपिक आपको चूज करना है, क्योंकि वो आपके 3 नंबर है। मतलब 3 नंबर तो मैं सिर्फ आपके स्टार्टिंग के 3 मार्कर का बता रही हूँ, वहीं से आपके 5 मार्कर भी आएंगे, वहीं से 11 मार्कर भी आएंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपने 3 यहाँ पे कर लिया, फिर उसमें थोड़ा और डिटेलिंग चले जाएंगे 5 मार्कर में, फिर थोड़ा और आ जाएगा 11 मार्कर में। ठीक है, तो ऐसे आपको सिलेबस करना है अलग अलग। अब बात करें किसकी, पेपर 1 की। ये तो हमारा किस में हो गया, पेपर 2 वाला हो गया, पार्ट बी हो गया, है ना, पेपर 1 का पार्ट बी। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, इतिहास वाले की। इतिहास में क्या करना है, हिस्ट्री में भी हमें डिवाइड करना है, और सबसे पहले वही हमें टॉपिक उठाना है, वही यूनिट उठाना है जो छोटा है सबसे, क्योंकि हर एक यूनिट बराबर है। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट आप देखेंगे यहाँ पे है मध्य प्रदेश का राजवंश। राजवंश क्यों छोटा है, अच्छा राजवंश जो है वो टफ भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं, ईयर हैं, राजाओं के नाम याद नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक कम से कम 4 से 5 बार उसे जब रिवाइज करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे हिस्ट्री के कंपैरिजन में, मतलब हम यहाँ पूरे इतिहास के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजवंश की, है ना। राजवंश में आपको एक तो मिलेगा गोंडवाना, बुंदेली 2, बघेली 3, होलकर 4, सिंधिया 5, भोपाल रियासत 6। आपको गिनती की 6 रियासतें पढ़नी है। ठीक है, 6 रियासतें पढ़नी है, और आप देखेंगे 6 रियासतें मतलब 30 नंबर, और 30 नंबर फिक्स है। उसमें से भी आप ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, आप एक चीज देखेंगे कि आपके जो आंदोलन है, आंदोलन नहीं करिए, इसको करिए विद्रोह। आपके जो विद्रोह है, विद्रोह और आंदोलन, ठीक है, विद्रोह और आंदोलन, यहां से क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में भी दिख जाएगा, 5 में भी दिख जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे विद्रोह आता ही आता है। 2020 में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद्रोह के, 21 में भी विद्रोह के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप टॉपिक भी देखेंगे कि 6 जो राजवंश हैं, यहां से आपका खुद एक विद्रोह पूछा जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, तो आंदोलन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आपका खुद ये जो है, आपका जो ये है, ये खुद चौथी इकाई 30 नंबर की है। 30 नंबर मतलब स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा मध्य प्रदेश के। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो आपका सांस्कृतिक विरासत है, आधुनिक काल से विभिन्न काल तक, कला, साहित्य, पर्व, वास्तुकला, ये आपका दूसरा यूनिट है। और जो ये तीसरी यूनिट है, ये है विश्व धरोहर और पर्यटन स्थल, है ना। 3 यूनिट में डिवाइडेड है, और इसमें भी आपकी जो यूनिट सब यूनिट है स्वतंत्रता आंदोलन वाली। तो स्वतंत्रता आंदोलन आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 ही यूनिट है। तीनों यूनिट को हम डिवाइड कर लेंगे अगर बराबर बराबर में, मतलब 30 में से 10-10 आना चाहिए। ऐसे नहीं भी करेंगे तो 3 मार्कर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आंदोलन वाला, फिर एक क्वेश्चन आपका कला संस्कृति, एक आपका पर्यटन से रिलेटेड आ सकता है ना। ऐसे डिवाइड करके हम चल रहे हैं, क्योंकि आप पैटर्न भी देखेंगे पेपर का तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर एक यूनिट में 3 सब यूनिट है, जैसे इसमें इकाई 4 में 3 सब यूनिट है, तो हर सब यूनिट से क्वेश्चन उठा रहा है। उसमें यह भी नहीं है कि किसी एक यूनिट का ज्यादा ले ले या किसी एक यूनिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप यूनिट पढ़ रहे होंगे तो ये देखना पड़ेगा कौन से यूनिट से बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। 3 यूनिट में, क्योंकि 5 नंबर किसी एक यूनिट का बनेगा, मतलब 2 यूनिट के बनेंगे अथवा के साथ, तो 2 क्वेश्चन बड़े बड़े कौन से बन सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझते हुए। ठीक है, तो यहां मैंने बताया कि यहां आपका ये आंदोलन आ गया एक। तो इसके अलावा जब आप देखेंगे ये वाला सेक्शन, है ना, यहाँ पे भी
भारतीय उपनिवेश के प्रति ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जहां पे कृषक एवं आदिवासी विद्रोह। तो यहाँ पे विद्रोह आ गया फिर से, ठीक है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये सामाजिक सांस्कृतिक ये हो गया, तो स्टार्टिंग में अगर कुछ विद्रोह वगैरह हुआ होगा तो आप देखेंगे इन सारे पोर्शन में से भी विद्रोह जो है, विद्रोह का सेक्शन, चाहे वो हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी जितने भी विद्रोह हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, झंडा सत्याग्रह हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, संताल विद्रोह हो गया, है ना, एमपी के जितने भी हैं आपके विद्रोह, बुंदेला विद्रोह हो गया, तो ये सब आपके देखिए बुंदेला विद्रोह इसमें भी आ जाएगा, बुंदेली क्योंकि राजवंश भी है, तो विद्रोह आपका यूनिट 5 में भी आ जाएगा। यूनिट 4 में क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन है तो वहां से झंडा सत्याग्रह वगैरह आ गया डिटेल में, तो वहां से भी आ सकता है, ठीक है। फिर आप यूनिट 3 में जाएंगे, यूनिट 3 में कृषक और आदिवासियों का विद्रोह। तो जो आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत में विद्रोह जितने भी पढ़ते हैं कृषक और आपके किसके, आदिवासियों के, है ना, फार्मर्स और जो आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं वो पढ़ते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता है और आप देखेंगे आता ही आता है। रिवोल्ट ही आपकी 2-3 मिल जाएंगे, अगर ओवरऑल पेपर देखेंगे 150 नंबर का तो 2-3 आपको रिवोल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन एमपी वाला प्लस जो आपका आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, यहाँ पे भी जितने भी आपको मिल रहे हैं रिवोल्ट, आप सारे के सारे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस आपको एक बेसिक चीज बताने की कोशिश की कि कैसे आपको पेपर एनालाइज करना है, कैसे छोटी यूनिट उठानी है, पेपर देखना है कि पेपर में क्या पूछा गया है और उस हिसाब से उस यूनिट को तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि हर एक यूनिट में सब यूनिट भी डिवाइडेड है, सब यूनिट जिसमें 3 है उसमें लगता है कि ठीक है यार हर यूनिट से कम एक 3 मार्कर तो पूछा जा सकता है, तो हम उस हिसाब से हर एक सब यूनिट को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे और सबसे पहले वो हम टॉपिक उठाएंगे जो सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा पहले कवर हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें अब हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आपका जैसे स्वतंत्रता आंदोलन वाला सेक्शन है, रियासतें हैं, इन सब में आपको क्या कॉमन मिलेगा, एक तो रिवोल्ट कॉमन मिलेगा, ठीक है। रियासतें छोटी हैं, 6 रियासतें हैं, ये कवर हो जाएगा। एमपी में जो यूनिट 4 है उसमें आप देखेंगे जैसे ये वाला हो गया, मध्य प्रदेश प्राचीन से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, जितने भी मेले वगैरह हैं, बरमान मेला पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, फिर स्थल धरोहर, पर्यटन, जैसे मान लीजिए महल वगैरह के बारे में आ गया। तो ये सारी चीजें आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं ऑलरेडी, बस अब आपको ऐसे पढ़ना है कि आप उसमें 3 मार्कर कुछ ना कुछ लिख पाए, ठीक है। तो मेंस के लिए आप थोड़ा सा अलग उसमें चीजें तो ऐड करेंगे ही, और ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी तरीके से, क्योंकि प्रीलिम्स में पढ़ा होता है, बहुत आसानी तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप जो छोटी यूनिट्स है उनको कवर करेंगे, फिर ये 3 यूनिट जो हैं आपका मेन हिस्ट्री, जो आपकी आप शुरू से लेके लास्ट तक कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हिस्ट्री फिर आती है, ये हिस्ट्री में भी आप कवर करेंगे कौन से जो चीजें मेन है, जैसे कि आपका विद्रोह आता ही आता है, ठीक है। फिर ये भी ध्यान रखना है कि हर एक यूनिट से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो उसमें भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे कि शुरू से लेकर 10वीं शताब्दी तक में 3 मार्कर कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। 5 मार्कर कौन कौन से बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो 3 मार्कर लायक था नहीं, तो मतलब था तो वो 5 मार्कर लायक, लेकिन पूछ लिया 3 मार्कर में। और कभी कभी उल्टा भी कर देता है, कोई बहुत छोटा क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए हमें बताना था विद्याधर के बारे में, तो वो पूछ लिया 11 मार्कर में। अब हमें इतना पता ही नहीं है विद्याधर के बारे में, तो ये चीजें कभी कभी होती हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे इनका जो पैटर्न है, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज पर प्रभाव, फिर उसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनका प्रभाव, इनका इतिहास, क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े बनते हैं। छोटे छोटे में आप देखेंगे नाम आते हैं, जैसे मान लीजिए जब शुरू के आपके रहते हैं, कहीं स्थल कोई दे दिया, अजात शत्रु के बारे में पूछ लिया, है ना, बलबन के बारे में पूछ लिया, या कोई भी नीति के बारे में पूछ लिया, किसी बुक के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्कर में आते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। बलबन की हमें राजत्व सिद्धांत आता है, तो राजत्व सिद्धांत हम पढ़ेंगे।
अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था आती है, तो बाजार व्यवस्था अच्छे से कर लेंगे। उसके जो सुधार है, बाजार व्यवस्था के अलावा सैनिक सुधार भी हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से कर लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आता है कि कैसे डिसीजन उसके गलत हुए, है ना। तो जो चीजें कॉमन हैं, जो आप देख रहे हैं कि ऐसे पैटर्न आते ही हैं, बलबन पूछता ही है, अशोक पूछता ही है, अकबर पूछता ही है, तो उसके बारे में आप मुगल, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मुगल के बारे में, सांस्कृतिक इतिहास में मुगलों का बहुत अच्छा प्रभाव पूछता है। मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हो गया था मुगलों के टाइम पे, तो वो चीजें पूछ लेता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ अपना सिलेबस देखेंगे और चीजें अपनी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है बुक्स की। सबसे ज्यादा तो बुक्स पे दिक्कत रहती है कि मैम आपने प्रीलिम्स वाला बता दिया और मेंस का नहीं बताया, मेंस का भी बताइए और इंग्लिश मीडियम का भी बताइए, ठीक है। तो देखिए मेंस के लिए आपको यूनिट वाइज जाना है। जैसे कि मैं बताऊं भूगोल का, जैसे प्रबंधन वाला है, जल और आपदा प्रबंधन है ना। उसके अलावा जो आपका लास्ट वाला है रिसोर्स सुदूर संवेदन वाला जो है, रिमोट सेंसिंग वगैरह, तो उसमें क्या करना है आपको, एक तो निर्माण वाली बुक आती है, निर्माण की बुक आती है, जिसमें आपका भूगोल यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों एक साथ आपको मिल जाएगी, है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आ जाती है। लेकिन उसके अलावा आप जो बड़े वाले पोर्शन पढ़ने की बात करें, फिर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश आप डिटेल किस में पढ़ते हैं, या तो आप सिद्दीकी ले लीजिए उपकार वाली, या तो मुकेश महेश्वरी ले लीजिए, ठीक है। और परीक्षा धाम में तो इतनी चीजें हैं नहीं, तो उससे मतलब नहीं है पढ़ने का। तो आप जो मध्य प्रदेश की अच्छी अच्छी बुक्स हैं, प्लस उसके अलावा कोचिंग के नोट्स, अगर आपको किसी कोचिंग के नोट्स अच्छे मिल जाते हैं, जैसे आकार वगैरह के नोट्स अच्छे रहते हैं, तो वो ले सकते हैं। ये भी समझिएगा किसी भी एक कोचिंग के नोट्स हर एक सब्जेक्ट के अच्छे नहीं हो सकते। तो आप नोट्स पे क्या करें, टीचर पे देखेंगे किस टीचर ने कौन से नोट्स बनाए हैं, तो अगर वो टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसके नोट्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। ओवरऑल जो नोट्स रहती हैं किसी भी कोचिंग की, हर एक सब्जेक्ट की अच्छी नहीं रहती, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आप बुक ले सकते हैं, उपकार है, सिद्दीकी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो निर्माण आया इसकी लास्ट 4-5 यूनिट है उससे ले सकते हैं। उसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगी अलग अलग कोचिंग की। तो अगर आपको अवेलेबल है या किसी और के पास से आपको बुक नहीं लेनी, तो आप फोटो वगैरह कॉपी करवा लीजिए, है ना, या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपने नोट्स बना लीजिए। जरूरी नहीं है आप हर चीज में बुक ही खरीदें या नोट्स ही खरीदें। फिर बात करते हैं हम किसकी, विश्व भूगोल की, और आपका जो है इंडिया, है ना, भारत प्लस आपका जो विश्व भूगोल है, विश्व भूगोल, तो ये दोनों आपका कवर हो जाएगा वर्णवाल से, ठीक है। वर्णवाल की बुक काफी अच्छी है, इसमें भारत और विश्व भूगोल दोनों अच्छे से कवर हो जाएगा, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहे वो रिमोट सेंसिंग वाला एरिया हो थोड़ा बहुत, चाहे विश्व और भारत का भूगोल, आपको एनसीईआरटी जरूर कवर करनी है। एनसीईआरटी जब कवर करेंगे तो आपको उसमें भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और अच्छे फॉर्म में मिल जाएंगी, तो आप ये भी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैंने वर्णमाल बताई है, यहाँ निर्माण भी दोनों के लिए है। मध्य प्रदेश की जो बुक है वो आपको जो भी मतलब अच्छी एक ऑथेंटिक बुक मिल रही है इंग्लिश में, तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले मुकेश महेश्वरी या फिर आपके उपकार सिद्दीकी वाली ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी जो आपका राजवंश वाला है, ठीक है, राजवंश वाला है, इसके लिए भी निर्माण की अलग से बुक आ गई है, ठीक है। निर्माण आईएएस की बुक है सिर्फ यूनिट 5 की, उसमें डिटेल में चीजें दी हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बुक ले सकते हैं तो बुक ले लीजिए, ठीक है, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं अपने दोस्तों के माध्यम से, मतलब ऐसा करिए कि 4-5 दोस्त मिलके अलग अलग बुक्स बांट लीजिए, कुछ किसी और के पास, कुछ किसी और के पास, और थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो। और इसके अलावा जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं शुरू से लेके लास्ट तक आधुनिक, एंशिएंट वाला जो है और मध्यकालीन, इन तीनों हिस्ट्री की बात करूं, तो उसके लिए आप एक एनसीईआरटी तो जरूर करेंगे, है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप क्या करेंगे कि वर्णवाल की ही एक आती है एनसीईआरटी का पूरा सार, वहां से भी उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगी कोचिंग के, आकार वगैरह के नोट्स हिस्ट्री के अच्छे हैं,
ठीक है, तो आप उसके भी ले सकते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि हर एक सब्जेक्ट में आप आकार ही देखिए, ठीक है, हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, तो आप आकार के नोट्स ले सकते हैं वहां से, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट वाइज आप जाइएगा, है ना, ये जरूर याद रखिएगा कि एक बुक में आपको 5 की 5 यूनिट नहीं मिल जाएंगी, आपको कुछ यूनिट्स के लिए कहीं और भी भटकना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है आपके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए। तो आप पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए कि जो नोट्स अवेलेबल हैं उनमें वो सारी चीजें हैं कि नहीं है, जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें वो सारी चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं है। फिर लास्ट में अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये जरूर याद रखिएगा कि आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। लास्ट में रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में खुद के नोट्स होने चाहिए। मतलब आप बुक्स वगैरह अपने साथ नहीं ले जाएंगे मेंस में, है ना। सारी चीजें जब आप राइटिंग में लिखेंगे और सारी चीजें मतलब अच्छे से समझेंगे, वही आप बहुत अच्छे से जाके डिलीवर कर पाएंगे 6 दिन 6 पेपर में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है, सारे नोट्स से सारी चीजें समझनी है और फिर खुद के नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में और मतलब ये भी हो कि आपके पूरे नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए, हर एक यूनिट के यूनिट वाइज अलग अलग, जिससे आपको लास्ट में बिल्कुल दिक्कत ना हो पेपर के कुछ दिन पहले रिवाइज करने में, ठीक है। आई होप आपको मैंने सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। और मैं अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाती, बहुत डिटेल में बताती, तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाता, इसलिए मैंने मेन चीजें आपको बताने की कोशिश की है कि आपको कैसे पकड़ना है चीजों को, कैसे छोटी यूनिट से स्टार्ट करना है मेंस, ऐसे आप हर एक पेपर के लिए करेंगे, ठीक है। बुक्स जो है आपकी, जो एनसीईआरटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप वर्णवार ले सकते हैं, नोट्स लेने हैं तो आकार के ले सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी आकार, आपके हिस्ट्री में भी आकार के नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। ये हमारे बैचेस चल रहे हैं अलग अलग, प्री प्लस मेंस, फाउंडेशन, उसके अलावा टेस्ट। मेंस में हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स में बेसिक चीजें करेंगे और मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजें समझा रही हूँ। उसके अलावा मेंस में हम शुरू से, पहले दिन से हमने क्या किया, स्टार्ट आंसर राइटिंग करना, ठीक है, कि आपको कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, 3 नंबर में क्या लिखना है, 11 में क्या लिखना है, सारी चीजें हम डिटेल से कर रहे हैं। और साथ ही फाउंडेशन वाले में बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से चालू कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम बता रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके 6261759209 इस पे अपने कोई भी है डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।